हेलो एवरीवन। आज 17 नवंबर है और आज हम पहले देखते हैं कि मैंने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया था कि अगर हम डेली स्मॉल टॉपिक्स पढ़ते हैं या मंथ के एंड में या साल के एंड में एक बिग कंपाइलेशन पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा होता है। तो इसने बताया कि जो शॉर्ट चंक्स था या बेटर जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। रोज़ थोड़ा पढ़ने से स्टैटिक को इंटीग्रेट करने से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में एडवांटेज मिल जाता है। डेली पढ़ना है, बर्नआउट नहीं होगा और कंटिन्यूअस मोमेंटम भी बना रहेगा। जबकि बड़ा कंपाइलेशन पढ़ने से क्या होता है कि फटीग और रिकॉल करने में प्रॉब्लम आ सकती है। एक दिन में 200 पेज पढ़ लेंगे तो 10% भी याद नहीं रह पाएगा और इंटीग्रेशन में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अब तो चैट जीपीटी ने भी बता ही दिया है कि हर दिन पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, तो हर दिन फॉलो करिए इसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेमोराइजेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जो पहला टॉपिक है वो है टंग बुक और पंगटोंग पालित नाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है कहाँ पे, सिक्किम से। अब जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग वो लेबल है जो किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है जब उसका ओरिजिन, क्वालिटी, रेपुटेशन या यूनिकनेस डायरेक्टली उस ज्योग्राफिकल एरिया से लिंक होती है। मतलब प्रोडक्ट की पहचान ही वहीं से होती है जहाँ पे वो मिलता है। जैसे दार्जिलिंग टी हो गया, बासमती राइस हो गया, बनारसी साड़ी हो गई। हम्म। बनारसी साड़ी अगर केरला में बन रही है तो फिर वो बनारसी साड़ी नहीं है, अगर बनारस में बन रही है तो ही है। तो यही जीआई टैग की स्पेशलिटी होती है। ये सिर्फ एक नाम नहीं होता, ये एक आइडेंटिटी है जो उस रीजन को मिलती है, उस क्लाइमेट को, कल्चर को और क्राफ्टमैनशिप को वो रिप्रेजेंट करती है। इंडिया में जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के अंदर दिया जाता है। इसका रजिस्ट्रेशन चेन्नई बेस्ड जीआई रजिस्ट्री में होता है, जो चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसमें कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि फेक प्रोडक्ट्स मार्केट से हट जाते हैं, लोकल आर्टिसंस को हेल्प मिलती है, फार्मर्स को हेल्प मिलती है और एक्सपोर्ट्स ग्रो होते हैं। और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो ये है कि ये इंडिविजुअल को नहीं मिलता। इंडिविजुअल को नहीं मिलता ये, किसको मिलता है? कम्युनिटीज़ को मिलता है या एसोसिएशंस को मिल सकता है, व्यूअर्स की सोसाइटीज़ को मिल सकता है, फार्मर्स के ग्रुप को मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जीआई टैग के बारे में। जो अगला हमारा टॉपिक है वो यूएन पीस कीपिंग से रिलेटेड है। अब यूएन पीस कीपिंग क्या होता है? यूएन पीस कीपिंग का काम होता है कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जाना और शांति बनाना, वॉयलेंस को रोकना, लोगों को नॉर्मल लाइफ वापस लाने में हेल्प करना। तो यूएन पीस कीपर्स को ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं। ब्लू हेलमेट्स कहते हैं। अब ये मेन काम क्या करते हैं? सीज फायर कराते हैं, सीज फायर मॉनिटर कराते हैं। जैसे अभी रिसेंटली गाजा में और इसराइल में सीज फायर हुआ तो वहाँ पे यूएन पीस कीपर्स डिप्लॉयड होंगे ताकि वो सीज फायर टूटे नहीं। फिर सिविलियंस को प्रोटेक्ट करते हैं, वेपन को कंट्रोल करते हैं, रेफ्यूजीज को सेफ रिटर्न में हेल्प करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी कराते हैं। अफ्रीकन में कई सारी कंट्रीज में यूएन पीस कीपर्स डिप्लॉयड किए गए थे ताकि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाए। ह्यूमैनिटेरियन एड्स देते हैं अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो ये सारे काम है। अब इंडिया का क्या रोल है? इंडिया ने अराउंड 3 लाख पर्सनल्स इसमें कंट्रीब्यूट किए हैं जो पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस 50 मिशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया की पहली ऑल फीमेल पुलिस कंटिजेंट कहाँ पे है? लाइबेरिया में है। अब फिर दूसरा पॉइंट की क्या है कि सेंटर फॉर यूएन पीस कीपिंग जो कि न्यू दिल्ली में है वो सर्व करता है ग्लोबल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर पीस कीपर्स। तो जो सेंटर फॉर यूएन पीस कीपिंग न्यू दिल्ली में है वो वर्ल्ड में जितने भी पीस कीपर्स हैं उन सबको ट्रेनिंग देता है। फिर अभी 2025 में यूएन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ की कॉन्क्लेव हुई थी। कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। किसने होस्ट किया था? इंडियन आर्मी ने। इंडिया में पहली बार हुई थी। अब पीस कीपर से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी हैं कि इनका मैंडेट क्लियर नहीं होता क्योंकि इनके अंदर फंडिंग की इश्यूज है, फंडिंग की स्कैर्सिटी होती है बहुत ज़्यादा। होस्ट कंट्रीज की पॉलिटिक्स भी कई बार इन्हें अफेक्ट करती हैं। फिर पीस कीपर्स के बाद पावर्स भी बहुत लिमिटेड होती है और सिक्योरिटी रिस्क, सेफ्टी रिस्क तो होते ही हैं। आज की रेलेवेंस में भी पीस कीपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वर्ल्ड में, जैसे यूक्रेन में है, अफ्रीका में है, मिडल ईस्ट में है। तो इसलिए पीस कीपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है कोऑपरेटिव बैंक। अब कोऑपरेटिव बैंक क्या है? कोऑपरेटिव बैंक
2025 को यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव डिक्लेयर किया था। तो कोऑपरेटिव बैंक है क्या? ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको ओन और कंट्रोल कौन करता है? जो उनके मेंबर्स या कस्टमर्स भी होते हैं। कोई ऐसा बैंक जिसके ओनर कौन है, उसके कस्टमर्स ही हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? कोऑपरेटिव बैंक बोलेंगे। अब इसे पैसे कहाँ से मिलते हैं? शेयर्स से मिल सकते हैं, शेयर मार्केट में शेयर इश्यूज करके, डिपॉजिट्स लेकर के, लोन्स दे करके, बैंक जैसे पैसे कमाता है लोन दे करके, तो वैसे ये भी कमाता है। अब इसे रजिस्टर कहाँ करते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ स्टेट में रजिस्टर हो सकता है, अगर सिर्फ सिंगल स्टेट को से बिलोंग करता है। अगर मल्टीपल स्टेट्स में है तो फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर होगा ये। इसको 3 एक्ट्स के थ्रू गवर्न किया जाता है, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग लॉज एक्ट, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इसे गवर्न करते हैं। रेगुलेशन इसमें डुअल होता है, स्टेट और आरबीआई दोनों इसे रेगुलेट करती है। अगर आप इसके रिलेटेड आंसर लिख रहे हैं तो आप इसमें इसको लिमिटेशंस में मेंशन कर सकते हैं कि डुअल रेगुलेशन होने के कारण इसकी इफेक्टिवनेस पे फर्क पड़ता है। दो टाइप के होते हैं, अर्बन और रूरल। जो अर्बन है उसमें आरबीआई को अपर हैंड दिया गया, मतलब आरबीआई का कंट्रोल थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया गया है, जिसके थ्रू बैंक लॉज एक्ट 1955 के थ्रू आरबीआई को थोड़ा सा अपर हैंड दे दिया गया है। और ये यूपीएससी ने पूछ भी चुका है, यूपीएससी पूछ भी चुका है। जो मेन टॉपिक था वो था कोऑपरेशन कुंभ। अब जो ऊपर मैंने पढ़ाया है वो इस करंट अफेयर का स्टैटिक लिंकेज था। तो ये जो करंट अफेयर है, मतलब कोऑपरेटिव कुंभ, कोऑपरेशन कुंभ कुंभ जो है इस बार, ये है क्या? इसका फोकस है कि इंडिया में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो एडवांस कैसे हो पाएंगे, वो अपनी पॉलिसी कैसे एडवांस करेंगे, इनोवेशन कैसे, इनोवेटिव कैसे हो पाएंगे, और ज़्यादा कोलैबोरेटिव कैसे हो सकते हैं ताकि उनकी फंक्शनिंग और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। इन सब से रिलेटेड ये एक कॉन्क्लेव हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। किसने होस्ट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। जिसमें दो टाइप के एप्स लॉन्च किए गए थे, पहला सहकार डिजी पे और दूसरा सहकार डिजी लोन्स। ये क्या करेंगे? ये डिजिटल पेमेंट्स में, सर डिजी डिजी तो मतलब डिजिटल पेमेंट्स में हेल्प करेंगे जो नए न्यूली स्टैब्लिश्ड कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। जो अगला टॉपिक है वो राइसन है। अब ये क्या है? ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उससे रिलेटेड है। तो अगर आप दिल्ली ब्लास्ट को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, उससे रिलेटेड न्यूज़ को, तो आपको पता चल रहा होगा कि हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। तो अभी पता चला था कि जो टेररिस्ट थे उनका प्लान था कि वाइड स्केल, मास स्केल किलिंग करना, किससे? पॉइजनिंग करके। अब उस पॉइजनिंग के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया था उन्होंने, क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करने की सोच रहे थे? वो राइसिन का इस्तेमाल करने की सोच रहे थे, जो कि कैस्टर सीड्स से बनाया जाता है। कैस्टर सीड्स, कैस्टर प्लांट होता है जिससे, कैस्टर सीड्स की बहुत सारे मेडिसिनल यूज भी हैं, पर एक इसका खराब यूज भी है कि ये इससे एक राइसिन केमिकल बनाया जाता है जो कि हाईली टॉक्सिक होता है और इसका कोई एंटीडोट नहीं होता। अब ये कैस्टर प्लांट कहाँ का नेटिव है? ये अफ्रीका का नेटिव है, इथियोपियन रीजन, अगर बहुत ही पर्टिकुलरली बात करें तो अब ये इतना ज़्यादा हाईली टॉक्सिक केमिकल है कि इसे केमिकल वेपन कन्वेंशन के शेड्यूल 1 में शामिल किया गया है, जहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड केमिकल्स को डाला जाता है। अब ये केमिकल वेपन कन्वेंशन क्या है? ये ग्लोबल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है जिसमें वेरियस टाइप के केमिकल्स की स्टॉक पाइलिंग, डेवलपमेंट या ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट या कंट्रोल करती है। इसे लाया कब गया था? 1997 में। इम्प्लीमेंट कौन करता है? ओपीसीडब्ल्यू, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड हेग्स में है। अब इसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 2013 में। इंडिया इसका ओरिजिनल सिग्नेटरी है। फिर अगला टॉपिक आता है कि पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स साइट। अब इसमें तीन वर्ड्स हैं, एपिडेमिक, सॉरी एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पैंडेमिक। ये क्या है? एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक का मतलब कोई डिजीज एक स्पेसिफिक रीजन में कंटिन्यूअसली प्रेजेंट रहती है। जैसे मलेरिया इंडिया के कुछ पार्ट्स में है, डेंगू ट्रॉपिकल रीजन्स का एंडेमिक होता है। फिर आता है एपिडेमिक। अब एपिडेमिक क्या है? एपिडेमिक तब होता है जब केसेस एक रीजन में एक्सपेक्टेड लेवल से थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे इंडिया में केरला में नीपा वायरस का आउटब्रेक ब्रेक हुआ था कब? 2018 में। तो ये क्या था? एंडेमिक था, सॉरी एपिडेमिक था। फिर आता है पैंडेमिक। अब पैंडेमिक क्या है? पैंडेमिक है जब
केसेस किसी डिजीज के मल्टीपल कंट्रीज में फैल जाते हैं, जैसे कोविड था, स्पेनिश फ्लू था, ये एक से ज्यादा कंट्रीज में फैल चुका था, तो इसे कहेंगे हम पैंडेमिक। तो ये हाँ, ये कन्वेंशन क्या है, ये सॉरी, ये इमरजेंसी रिस्पांस साइट, ये प्लान क्या है, तो ये एक ऐसी एग्रीमेंट है जिसको लॉन्च किया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, जो कि WHO की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसमें करना क्या है, इसमें रेडीनेस, रेडी करना है वर्ल्ड की हर कंट्रीज को किसी भी फ्यूचर पैंडेमिक और एपिडेमिक से रिलेटेड, की अगर फ्यूचर में ऐसी कुछ चीज होती है तो वर्ल्ड उसको बहुत ही एक्टिवली रिस्पॉन्स कर पाए और पैनिक में जाकर के लॉकडाउन ना लगाना पड़े, जिसकी वजह से ग्लोबल स्लो डाउन हो गया था कोविड 19 के टाइम पे। तो ये इसमें इतना ही था। अब ये खुला कहाँ पे, ये एम्स न्यू दिल्ली में ओपन किया जाएगा। हाँ, जो अगला टॉपिक है वो प्रोजेक्ट चीता है, जिसको प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं कि 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि चीता इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। क्यों? इसकी ओवर हंटिंग हुई, हैबिटेट लॉस हो गया, और प्रे बेस रिड्यूस हो गया, इसको प्रेज नहीं मिले खाने के लिए, तो जिंदा कैसे रहेगा। अब वापस 2022 में चीता को प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया ताकि चीता को इंडिया में वापस से री इंट्रोड्यूस किया जाए। अब इन्हें लाया कहाँ से गया, इन्हें नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से, बोत्सवाना से लाया गया। दो टाइप के चीता होते हैं एक्चुअली, एक एशियन होता है और एक अफ्रीकन होता है। एशियन चीता सिर्फ ईरान में है, और अफ्रीकन चीता अफ्रीका में मिलता है, वाइडली मिलता है, जो कि वल्नरेबल है। तो ईरान ने तो हमें परमिशन नहीं दी, क्योंकि ईरान के पास खुद शायद 11 ही चीते हैं, तो वो हमें कैसे देगा। तो हम अफ्रीका से अफ्रीकन चीता ला रहे हैं। हमारे पास जो एक्सटेंट हुआ था वो एशियन चीता था, लेकिन हम लेके आ रहे हैं अफ्रीकन चीता। इसे हम ला कहाँ रहे हैं, इसे हम ला रहे हैं मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। सबसे पहले वहीं पे लाया गया था, उसके बाद भी इसको काफी ज्यादा और नेशनल पार्क में स्प्रेड किया गया है। जैसे कहाँ पे डाला गया था, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डाला गया था, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डाला गया था, इन सारी जगहों पे इसे स्प्रेड किया जा रहा है धीरे धीरे। इसकी नोडल एजेंसी क्या थी, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में है। और फिर 52 में एक्सटेंट हुआ, ये मैं बता चुका हूँ। कहाँ से लाया जा रहा है ये, तो ये न्यूज़ में था, क्योंकि रिसेंट में बोत्सवाना से हमने एक बैच चीताज मंगवाए हैं, इसलिए न्यूज़ में आ गया था। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज का करंट अफेयर हो गया कंप्लीट।